बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम जाहिद। तो सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग जनाब। तो दुआ करते हैं आपका दिन बहुत ही ज़बरदस्त, मज़ेदार, हशाश बशाश खुशबाश गुजरे। और मैं हूं अजीम राना और आपका और हमारा साथ रहेगा जी 2 घंटे का। मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, इसके अलावा और दीगर जो डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं या और जो करंट स्टोरीज़ हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे और कोशिशें करेंगे जी कि मोतबर और मुस्तनद तज्ज़ियात तक पहुँचाया जाए। तो आगाज़ करते हैं जी मुल्क की सियासी सूरत हाल से। अहम डेवलपमेंट है आज के हवाले से जी। आज तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद में तरनोल चौक पेशावर रोड पर जलसा करने जा रही है और इसकी भरपूर तैयारियां भी की जा रही हैं। जलसे के लिए दोपहर 4 बजे का वक्त दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इसे तारीखी पावर शो करार दिया जा रहा है और अपनी सियासी ताकत दिखाने की भरपूर कोशिशें की जाएंगी। सूबा खैबर पख्तूनख्वा से बड़े काफिलों की आमद का दावा किया जा रहा है और हर एमपीए को 1000 से 1500 कारकुन लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर सवाबी इंटरचेंज से काफिलों की क़यादत करेंगे, मगर इस्लामाबाद इंतजामिया ने बड़ा एक्शन ले लिया है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला इंतजामिया ने अपना ही जारी किया गया NOC मनसूख किया है। सिक्योरिटी और धरनों के खदशे के पेश नज़र तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त न देने से साफ इनकार कर दिया गया। और साथ ही साथ आपको भी बताएं कि पंजाब में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जिस पर PTI क़यादत का पारा हाई दिखाई दे रहा है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ज़िलाई हुकाम के इक़दाम को मुस्तरद करते हुए ऐलान किया है कि जलसा करना हमारा आईनी और जमहूरी हक है। जी बिल्कुल। और अब अजीम देखना है कि PTI जलसा कर पाती है या नहीं कर पाती है, क्योंकि दावा तो ये किया जा रहा है कि जो हुकूमती मैंडेट है वो हार जाएगा और अवाम जीत जाएगी। और कितना बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, या जलसा कामयाब होगा या नहीं होगा, ये तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ यासिर हुसैन और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है उमर जट ने। सबसे पहले यासिर हुसैन आपसे जानते हैं, क्या आपके पास तफसीलात हैं? काफिले निकल चुके हैं, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? 11 बजे से जो है काफिले जो है सवाबी पहुंचना शुरू हो जाएंगे। हम इस वक्त मौजूद है मोटरवे M1 पेशावर में। वज़ीर आला की जानिब से ऐलान किया गया है कि जो जितने कारकुनान हैं और सूबे भर के जितने MPAs और वज़रा हैं वो तकरीबन 11 बजे तक जो है मोटरवे पेशावर पहुँचे और उसके बाद जो है वो सवाबी इंटरचेंज पहुँचे, जहाँ से वज़ीर आला KPK जो है तमाम काफिलों की क़यादत करेंगे। उन्होंने तो ऐलान कर रखा है कि वो सबसे पहले तरनोल जहाँ पर जलसागाह जो है वहाँ पर पहुँचेंगे, चाहे जितनी भी मज़ाहमत का सामना करना पड़े वो सामना करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो इस्लामाबाद में जलसा करके ही रहेंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुकम्मल तौर पर वहाँ पर इजाज़त ना दी गई तो उन्होंने ऑप्शन के तौर पर सवाबी जो है KPK की हदूद में वहाँ पर जलसा करने का ऐलान कर रखा है, क्योंकि वो KPK की हदूद में आता है, पंजाब की हदूद में नहीं आता। अलबत्ता वज़रा और MPAs को कहा गया है कि 1000 से ज़ायद कारकुनों को लाया जाए। मजबूरी तौर पर KPK असम्बली के जो अरकान हैं वो 92 हैं। अगर 92 अरकान जो हैं वो अगर 500 कारकुन भी अपने साथ लाते हैं तो ये 40,000 से ज़ायद जो है कारकुन अपने साथ जो है ले जाएंगे तरनोल। तो यही सूरत हाल है। इस वक्त मोटरवे पर हम लोग मौजूद हैं, लेकिन अभी तक काफिलों की आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ। कहा जाता है कि 11 बजे जो है अब MPAs जो है यहाँ पर आएंगे और फिर यहाँ से वो सवाबी इंटरचेंज जाएंगे, जहाँ पर असद कैसर उनको वेलकम करेंगे, शहराम तरक़ई, फैसल तरक़ई उनको वेलकम करेंगे। वहाँ पर फिर जब अली अमीन गंडापुर अपने कंटेनर खसूसी जो कंटेनर तरतीब दिया गया है, तैयार किया गया है, वहाँ से अली अमीन गंडापुर जो है काफिलों की क़यादत करेंगे और पंजाब यानी तरनौल की जानिब जाया जाएगा। ठीक है यासिर, साथ ही रहिएगा। उमर आप बताइएगा इस्लामाबाद में क्या माहौल है, क्या कॉर्डन ऑफ किया गया है इलाके को, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, क्या सूरत हाल है? जी, जैसा अभी आपने अपने इंट्रो में माहम ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो आज जलसा करेंगे, इंतज़ामिया की जानिब से NOC कैंसिल कर दिया गया। सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी कल से मुख्तलिफ हो चुकी है। कल कारकुनों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको मालूम था कि तरनौल पे जलसा किया जाएगा और वहीं पर एक जलसा गाह जो है इंतजामिया की जानिब से दिया गया, जिसका NOC कैंसिल हुआ। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो जो NOC जिस जगह का दिया गया था, जिसको कैंसिल किया गया, वहाँ पर तो फिलहाल पुलिस ही पुलिस है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ इस्लामाबाद के D चौक में। D चौक में भी आज जो कंटेनर्स लगाए गए हैं और जो रेड जोन है वहाँ पर जाने वाले जो रास्ते हैं, जो 3-4 रास्ते रेड जोन को जाते हैं, उनको कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। इस्लामाबाद में जो स्कूल्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। तो अभी फिलहाल तो जो एक मजहबी जमात की जानिब से एक एहतजाज की कॉल दी गई थी, उनके लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। उमर जट, अपनी बात को आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन यहाँ ये बता दें, आपने कहा कि जहाँ का NOC जारी किया गया है वो जगह को कैंसिल कर दिया गया है, पुलिस भी वहाँ मौजूद है, तो कोई ऐसे चांसेस हैं कि किसी और जगह इस्लामाबाद में ही जलसा हो जाए ये वाला?
मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो क़यादत है उनकी जानिब से यही सामने आ रहा है, जो इस्लामाबाद की मरकजी क़यादत है कि यहाँ पर 12 बजे के बाद वो एक जगह की कॉल देंगे और वहाँ पर वो सारे इकट्ठे होंगे और फिर काफिले की सूरत में वो तरनौल की जानिब जाएंगे जिस जगह का ऐलान किया गया है, और वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से जिस तरह यासिर बता रहे थे कि काफिले आएंगे तो एक पॉइंट पर इकट्ठे होकर वहाँ पर जलसा किया जाएगा। अब ये मुमकिन कैसे होगा, इंतजामिया इसको किस तरीके से हैंडल करती है, अभी इसमें थोड़ा सा वक्त है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी प्लानिंग्स कर रही है, इंतजामिया की जानिब से अपनी प्लानिंग्स की जा रही हैं। बहरहाल इस्लामाबाद आने वाले जो रास्ते, और अभी इतलात आ रही है कि मोटरवेज को भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद किया जा रहा है। जो इस्लामाबाद आने वाले रास्ते हैं GT रोड रवात के करीब, वहाँ पर भी कंटेनर्स लगाए गए हैं, तो ये रास्ते इस्लामाबाद रास्ते भी बंद किए जा रहे हैं। उमर साथ ही रहिएगा। यासिर, अब ये बताइएगा कि ये इतलात भी हैं कि तैयारी इस तरह की जा रही है कि इस जलसे को एहतजाज में भी तब्दील किया जा सकता है, तो क्या ऐसे इतलात हैं? जी बिल्कुल, इसकी तैयारियां भी की गई हैं। रात गए जो है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो है ISF के जो ओहदेदार हैं उनको हिदायत जारी की गई हैं कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए पानी, शावर ब्राउज़र और लीमू पानी और ये कुछ अहम जो चीज़ें हैं, और ख़ास कर जो फेस मास्क हैं वो वाफर मिकदार में लिए जाएँ। हर किस्म की तैयारी जो है मुकम्मल कर ली गई है। उसकी बुनियादी वजह यह है, अगर आपको याद हो तो 5 अगस्त को जो सवाबी में जलसा था उसमें वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक ऐलान किया था कि वो हर 2 सूरत इस्लामाबाद में जलसा करके रहेंगे, कोई रोक सकता है तो रोक ले। और कल की जो उनकी स्टेटमेंट आई थी वो बड़ी अजीब किस्म की थी, वो ये थी कि वो हर किस्म की मज़ामत के लिए तैयार हैं, यानी वो आज का जलसा करके रहेंगे। जो उन्होंने ऐलान कर रखा है उससे वो पीछे नहीं हट रहे। लेकिन कोई मज़ाहमत के लिए भी तैयारी की गई है, क्या तैयारियां इस हवाले से? जी देखिए, मज़ामत के हवाले से यही तैयारियां हैं। जो एहतियाती तदाबीर जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें डंडों की भी कहा गया है कि डंडे बड़ी तादाद में अपने साथ हर जो MP हैं वो अपने कारकुनों को कहीं रखें। अगर खुदा न ख्वास्ता देखें, ये वही सूरत हाल बनती जा रही है जो 2016 में बनी थी। अगर आपको याद हो तो परवेज़ खट्टक की क़यादत में जब पंजाब की तरफ ये जलसा काफिला जा रहा था तो उसको अटक की बैक साइड यानी सवाबी में रोक दिया गया था। रात भर जो है शेलिंग की जाती रहती थी, और इसके बाद 2017 में भी ये सूरत हाल सामने आई थी। आज भी वैसी सूरत हाल दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं कि इसमें टेक्निकली एक चीज़ है, वो ये है कि हाई कोर्ट से भी रुजू कर रखा है तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने। बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है कि आज अगर 11 बजे 10:30 11 बजे तक हाई कोर्ट की जानिब से कोई नई तारीख दे दी जाती है, जो कि जैसे कि बज़ाहिर दिखाई देता है आने वाले 3 से 4 दिनों में, तो उसके बाद जो है मरकजी क़यादत वज़ीर आला KPK से कॉन्टेक्ट कर सकती है और उनको कह सकती है कि अब तो नई तारीख मिल चुकी है तो इस धरने को मौखर किया जाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर टेक्निकल पॉइंट बताया कि अदालत से रुजू किया गया है, अगर रात तक कोई नई तारीख आती है तो फिर हो सकता है कि उसके हिसाब से कोई लाएअमल अपनाया जाए। अच्छा यासिर, आपने 2017-16 की भी मिसाल दी कि तब जिस तरह धरना दिया गया था, ये कहिएगा कि अब तो KP में खुद PTI की हुकूमत है तो KP की हदूद तक तो स्मूथ सेलिंग रहेगी, वहाँ पे तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी हर्डल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप मेरे बैक साइड पे भी देख सकते हैं, पुलिस का एक बहुत बड़ा नाका है मोटरवे M1 पर। ये सहूलत के लिए बनाया गया है यहाँ के कारकुनों के लिए। और अब से कुछ देर बाद कारकुन यहाँ आएंगे। सवाबी तक जो है KPK के किसी कारकुन को तंग नहीं किया जाएगा। हज़ारे के कारकुनों को हम ये कह सकते हैं कि तंग किया जा सकता है, क्योंकि जिस वक्त वो एबटाबाद हरीपुर क्रॉस करेंगे तो यकीनन वो पंजाब की हदूद में दाखिल होंगे, तो उनको शायद तंग किया जा सकता है। लेकिन KPK की जो काफिले जो आएंगे, जुनूबी अजलास आएंगे, वो तो प्रोटेक्शन मिलेगी, उसके आगे फिर मामला कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। अच्छा उमर, ये कहिएगा कि अब बानी PTI चूंकि जेल में हैं और उनसे सहाफ़ी गुफ्तगू भी कर रहे हैं, जो इतलात वहाँ से आ रही है उनके इंटरव्यूज़ के ज़रिए या जो सवालात उनसे किए जा रहे हैं, तो ख़बरें ये आ रही हैं कि अब फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद वो कुछ घबराए हुए लग रहे हैं। जैसे उनका बयान ओपन ट्रायल का हम ले लें कि जी फैज़ हमीद के ट्रायल को भी ओपन किया जाए, ये बात उन्होंने की। तो अब इस धरने को लेकर कोई स्ट्रैटेजी तब्दील की गई है, कोई ऐसी इतलात हैं वहाँ पर? देखिए, अभी फ़िलहाल तो जिस तरह क़यादत जो है वो हाई कोर्ट में भी जाएगी, और कल रात भी गए वहाँ पर शोएब शाहीन की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की जानी थी, लेकिन हाई कोर्ट बंद थी, तो अब सुबह वो दोबारा इसको लेकर जाएंगे और तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त जो है वह दायर करेंगे। जो एजिटेशन की आप बात कर रहे हैं, वो एजिटेशन का अभी फ़िलहाल तो जो पार्टी की जानिब से फ़ैसला किया गया है, एक पुरअमन एहतजाज का ऐलान किया गया, और उसी हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुन और जो क़यादत है वो यहाँ से काफ़िलों की सूरत में वहाँ पहुँचेगी और पेशावर के काफ़िलों को ज्वाइन करेगी। अब इसमें अगर कहीं रुकावट आती है और कारकुनों और पुलिस के दरमियान कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या या कहीं मुठभेड़ होती भी है, तो फिर उसमें देखा जाएगा कि वो
किस तरीके से टैकल करते हैं इस सारे मामले को इंतजामिया और जो कारकुनान है। बहरहाल इस्लामाबाद आने वाले रास्तों पर तो पाबंदी है, लेकिन यहाँ से जाने वाले रास्तों पर अगर वहाँ पाबंदी है तो पीटीआई की जानिब जानिब से तो दावा किया जा रहा है कि गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं, कुछ पीटीआई के कारकुन भी गिरफ्तार किए गए हैं। देखें, उस हवाले से तो कल रात से ही गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी थी। जब पुलिस पहुंची एनओसी कैंसिलेशन के बाद उस जलसा गाह में, वहां पर जो कारकुन मौजूद थे उनको वहां से अगवा किया गया। इसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक 38 मेंबर्स की लीगल टीम कॉन्स्टिट्यूट की है, जो 38 मेंबरान पर मुश्तमिल ये कमेटी है। उसका काम सिर्फ और सिर्फ जो इस तरह की गिरफ्तारियां होंगी उनके हवाले से कानूनी जो चाराजोई की जानी है वो कमेटी 38 मेंबरान और 38 लीगल जो मेंबरान है उन पर मुश्तमिल है, वो ये सारे मामलात को देखेगी। स्टीयरिंग कमेटी भी एक बनाई गई है, एक जलसागाह कमेटी बनाई गई है, और साथ ही साथ जो लीडरशिप है उनकी एक अपनी मुशावरती कमेटी है। तो ये तमाम चीज़ें जो डिस्कस हो रही हैं वो मुशावरत से हो रही हैं। गुज़श्ता रात भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जो क़यादत है उनका एक इजलास जारी रहा, देर गए वो इजलास, वहाँ पर उन्होंने एक चेयर किया और तमाम जो जलसे के हवाले से लाहे अमल है उसको मुशावरत दी गई है। और यही फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद से क़यादत कारकुनों के साथ तरनौल की जानिब जाएंगे और उस हवाले से वो एक जगह का अनाउंसमेंट करेंगे। जगह को फिलहाल अनाउंस नहीं किया गया, सिर्फ वक्त दिया गया है। जगह को फिलहाल अगर अनाउंस नहीं किया गया, जैसे कि यासिर ने बताया कि कह रहे हैं कि मज़ाहमत की पूरी तैयारी है, डंडे भी लाए जाएंगे, तो इंतजामिया की जानिब से इसको टैकल करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं? देखें, इंतजामिया तो मुकम्मल तौर पर तैयार है। आपको मेरे बैकग्राउंड में कंटेनर्स भी नजर आ रहे हैं, पुलिस की नफरी भी नजर आ रही है, पुलिस यहाँ पर डी चौक पर भी मुकम्मल तौर पर। इसके साथ साथ जो जहाँ से इस्लामाबाद और रावलपिंडी का जो संगम है, जहाँ से तरनौल की जानिब जो रास्ता जाता है, वहाँ पर भी पुलिस मौजूद है, वहाँ भी कंटेनर्स लगाए गए। तो इंतजामिया ने फिलहाल अपनी जो तदाबीर हैं वो अख्तियार की हैं, रास्तों को ब्लॉक किया है, लोगों की आमदोरफ्त के हवाले से उन्होंने मुतबादिल रूट्स दिए हैं। लेकिन अब जिस तरह कारकुन निकलेंगे और उनकी जो मंजिल होगी वो किस तरफ होगी, उसके हवाले से फिर इंतजामिया भी अपना जो लाहे अमल है वो चेंज करेगी और अपना लाहे अमल जो है वो अपनाएगी। केपी से आने हैं, पंजाब से आने हैं, जो लाहे अमल बनाया गया इस सारे जलसे को लेकर, आप इस्लामाबाद में मौजूद है, तरनौल का मकाम है जहां पर जलसा किया जाना है। अब तक की इतलात के मुताबिक थोड़ी ज्योग्राफी समझाइएगा हमारे नाजरीन को। मोटरवे से अगर काफिले आते हैं तो कितना फासला है, कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर मुठभेड़ हो सकती है, जहां पर आपको लगता है घुमसान का रन पड़ेगा? देखिए, जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ से काउंट करें तो अराउंड कोई 30 किलोमीटर बनता है तरनौल का जो मकाम है। मोटरवे से आप काउंट करें तो वो तकरीबन कोई 10-11 किलोमीटर का रास्ता बनता है जब आप टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं। और जो जीटी रोड वाले रास्ते हैं, वो जो संजानी टूल प्लाजा है वो क्रॉस करने के बाद, जब आप पिशावर से जीटी रोड से आ रहे हैं तो जो संजानी टूल प्लाजा है वो क्रॉस करने के बाद ये जगह बताई गई है। अब चूंकि वो मना कर दी गई है, अब कभी इम्कान यही है कि शायद संजानी जो टूल प्लाजा है उससे पहले या पिशावर वाली तरफ ये सारे इकट्ठे होंगे और वहां पर ये जलसा मुनक्किद किया जाएगा, क्योंकि पोर्टेबल स्टेज भी वो तैयार कर रहे हैं, वहीं पर उसी स्टेज को लगाया जाएगा। कुछ स्पेशल जो अरेंजमेंट्स की जानी थी वो फिलहाल नहीं की जा रही। अब क़यादत जहां पर इकट्ठी होगी, जहां पर कारकुन इकट्ठे होंगे, ये वहीं पर जलसा करेंगे। अभी फिलहाल तो यही नजर आ रहा है। अब इनकी वक्त के साथ भी तैयार किया जा रहा है और इंतजामिया की जानिब से भी इंतजामात भरपूर हैं, और जबकि पावर शो की भी फुल तैयारी है। तो उमर जट इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे, पेशावर से ब्यूरो चीफ थे हमारे यासिर हुसैन, जिन्होंने हमें अपडेट किया। तो अब पावर शो होगा या नहीं होगा, मुमकिन हो पाएगा, ये तो फैसला बाद में होगा। नुमाइंदगान भी बता रहे हैं कि प्लान बी और सी, मुझे लग रहा है कि डी तक प्लानिंग जो है वो की हुई है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये तो एक खैर पावर शो की लड़ाई है, देखना है कि क्या हो सकता है। लेकिन एक और सियासी लड़ाई भी है अजीम, और इस लड़ाई में जो है ऑपोजिशन और हुकूमत आमने सामने आ चुके हैं, बल्कि हुकूमत और इसके इत्तेहादियों के दरमियान ये लड़ाई जारी है। और ये महाज आरई भी अवामी रिलीफ है। पंजाब हुकूमत ने अवाम को बिजली बिलों पर 2 माह के लिए 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ का ऐलान तो किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर नाराज दिखाई दे रही है, जिस पर दोनों जमातों के दरमियान लफ्जी जंग जारी है और लफ्ज़ों की यलगार आ रही है। मुराद अली शाह ने तो बेवकूफ़ कह दिया कि ये क्या बेवकूफ़ बातें की जा रही हैं मरीम नवाज़ की जानिब से, जिसके ऊपर मरीम नवाज़ का भी रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि जी आप जो प्रोटोकॉल लेते हैं इतना और करप्शन के पैसे जेबों में डालते हैं, बेवकूफ़ तो ये हरकत होती वैसे है। जितने भी सियासी लीडरान हैं दोनों बड़ी जमातों के और दोनों इत्तेहादी जमातें, उनकी जानिब से जो लफ्जी गोराबारी की है वो अपने नाज़रीन को सुनवाते भी हैं। तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने बिजली बिलों पर आवाम को रिलीफ देने का जो ऐलान किया है उस हवाले से सुनते हैं जी। सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की है और रिलीफ पैकेज प्रिपेयर किया इन्होंने। 0 से 500 यूनिट
कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था, फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? मुझे क्यों निकाला? ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं, इसलिए निकाला कि उन गरीबों का जो बिल, जिनको 1600 रुपया बिजली का बिल आता था, आज 18,000 रुपया आ रहा है। मेरी बाकी सूबों से भी यही गुजारिश होगी, उन हुकूमतों से भी यही गुजारिश होगी कि वो भी आवाम के लिए रिलीफ की इसी तरह की सूरत हाल पैदा करें। तो जी, सदर नून लीग का बयान आपने सुना है। इस पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है वो उनका रद्दअमल दिया है, जवाब दिया है। वो जवाब क्या है वो भी सुनिए। चीफ मिनिस्टर साहब, जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची, तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NIH का, NICH का दौरा करवा दे। सूबा पंजाब को हम मदद करने के लिए तैयार हैं, CM सिंध को भेजने के लिए तैयार हों, ताकि लाहौर में भी हमारा JPMC की तरह, हमारा NICH की तरह, हमारा NICVD की तरह मुफ्त इलाज के ऐसे फैसिलिटीज़ हो। सही। तो बिलावल भुट्टो ने क्या कहा ये तो आपने सुना ही, और उन्होंने जी चैलेंज भी दिया है और उन्होंने पेशकश भी की है कि सेहत के हवाले से सईद गनी ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। हुकूमत ने अगर पंजाब के शहरियों को 2 महीने के लिए, और वो भी कुछ एक ब्रैकेट है, 200 से लेके 500 यूनिट तक जो लोग कंज्यूमर्स हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, उनको 14 रुपये पर यूनिट 2 महीने के लिए ये सहूलत उन्होंने दी है। सिंध हुकूमत ये समझती है कि 2 महीने की रिलीफ जो है वो सिर्फ एक सियासी दिखावा तो हो सकती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिलीफ लोगों के लिए नहीं है। और सईद गनी के इस बयान पे वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी साहब का बयान सामने आया। उनकी जानिब से कहा गया कि भाई आप हसद ना करें, काम करें और सिंध की आवाम को रिलीफ दें। लेकिन दूसरी जानिब एक और बड़ा दिलचस्प बयान है, पंजाबी वाली सड़िया ना, क्या कहते हैं, सड़िया ना कर दुआ करे कर। तो ये वाली सूरत हाल है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का तो हम जो बयान है वो चलाएंगे जो उन्होंने दिया है हमें, लेकिन ये भी उनकी जाने से भी ये कहा गया है माहम, क्योंकि सिंध में ये कहा जाता है जी कि हेल्थ सिस्टम के ऊपर हेल्थ रिफॉर्म्स वाकई वहाँ पर हुई हैं और वहाँ पर अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर मयारी इलाज मुहैया किया जा रहा है। ये जो पेशकश की है बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने कहा कि अगर आपको मतलब गरीबों को सहूलियात दें, ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जो मुफ्त इलाज देता हो, तो मुराद अली शाह की जो खिदमात हैं वो ले ली जाए। और उन्होंने क्या कहा सुन लेते हैं, मुराद अली शाह साहब का बयान सुनते हैं। अभी ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। उन्होंने तो कह दिया कि इस तरह के बयानात आते रहते हैं सामने और सियासी बयानात होते हैं, ये बेवकूफ़ियाँ हैं, बेवकूफ़ी का जवाब अब क्या ही दिया जाए। तो ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से रद्दअमल आ चुका है मरियम नवाज का, और मरियम नवाज ने रद्दअमल में क्या कहा है और किसको बेवकूफ़ कहा ये भी देख लेते हैं। कल देख रही थी किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अगर 2 महीने का रिलीफ भी किसी को मिल जाता है, आवाम को मिल जाता है, पंजाब के आवाम को मिल जाता है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा सादत की बात, इससे ज़्यादा खुशी की बात, इससे ज़्यादा इत्मीनान की बात नहीं। तो जी मरियम नवाज साहिबा का बयान भी आपने मुलाहिजा किया, उनकी जानिब से भी कहा गया जी कि अगर गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाता है तो ये किस किस्म की बेवकूफ़ी लगती है आपको। बहरहाल सिंध के सीनियर वजीर हैं जी शर्जील मेमन, वो भी मैदान में आए हैं, मुलाहिजा कीजिए। उस मंसूबे को देखें जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का विजन था। उन्होंने कहा कि मैं ये मंसूबा इसलिए बनाना चाहती हूं कि बिजली पाकिस्तान के लिए सस्ती हो। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद की जब हुकूमत को डिसॉल्व किया गया तो उसके बाद हुकूमत आई PMLN की, और PMLN ने थरकोल का वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया। अच्छा अजीम, ये तो थी कि सियासी गोलाबारी दोनों तरफ से जारी है
और सियासतदान जो हैं एक दूसरे को बस अब सुना ही रहे हैं बातें, लेकिन इस पर ये है कि अब थोड़ा ठंडा पानी डालने की कोशिश की जा रही है और इस हवाले से भी आपको बताएंगे कि क्या ठंडा पानी डालकर क्या मामला तय किए जाएंगे। नाजरीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने दो इत्तेहादी बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो लफ्जी गोलाबारी जारी है महंगाई को लेकर, उस हवाले से कुछ उनके वुज़रा के अहम जो पैगामात थे, जो शॉर्ट्स थे, वो आपको सुनाए हैं। तो अब हमें ज्वाइन किया जी सीनियर तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब ने, उनसे तज्जिया ले लेते हैं इस लफ्जी गोलाबारी पर। आमिर ज़िया साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बिजली बिलों में रिलीफ पर पंजाब और सिंध के दरमियान कशमकश पर वज़ीर आज़म ने अब बिलावल भुट्टो को मुलाकात की दावत दी और कोशिश की जाएगी कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए जाएं। तो आपको क्या लगता है, जो लफ्जी गोलाबारी जारी है दोनों इत्तेहादी जमातों के माबैन, ये ख़त्म हो जाएगी? पहली बात भी कि बड़ा मजबूरी का सौदा है ये नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ये दोनों जमातें फितरी इत्तेहादी तो नहीं है, लेकिन दायरे की पीटीआई की मकबूलियत की वजह से ये दोनों एक दूसरे के करीब आई हैं और उसमें इस किस्म की छेड़छाड़ जो है, मैं समझता हूँ कि मामूल की बात है। अभी उस नहज पे चीजें नहीं पहुंची कि जहां पर कोई जो है सख्त फैसला लिया जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अहमियत बहुत है इस मखलूत हुकूमत में। ज़ाहिर है कि नून लीग के पास जो अक्सरियत नहीं है और अगर पीपल्स पार्टी पुल आउट करती है, छोड़ देती है, तो हुकूमत जो है गिर पड़ेगी और पीपल्स पार्टी सद तक नहीं जाएगी। पीपल्स पार्टी जो है सिंध में बड़ी मुस्तहकम है, आईनी ओहदे उसके पास है, लेकिन अपनी मकबूलियत बरकरार रखने को जो भी उनका लोग हैं और अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए वो हुकूमत पे गाहे बागाहे तनकीद करते रहते हैं। बात तनकीद करते हैं, उसके बाद उसकी तरदीद भी कर देते हैं। जैसे आपको याद होगा जरदारी मनसूब बयानात आए थे कुछ अर्सा पहले, उसके बाद फिर जो है कायरा साहब ने उसकी तरदीद कर दी थी, लेकिन दीगर जराए जो थे उसकी वो किया करते थे कि जी ये कहा है, उन्होंने कहा था कि जी नून लीग को हुकूमत करनी नहीं आती है और जो भी उनसे बयानात मनसूब थे। तो ये सिलसिला जो है दराज होगा, लेकिन आप ये ना समझे इसकी वजह से जो है इख्तिलाफात शदीद हो जाएंगे। इख्तिलाफात तो शदीद नहीं होंगे, लेकिन आमिर साहब, बिजली बिलों पर बड़े ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं और एक दूसरे को बेवकूफ़ कहा गया है। आपको क्या लगता है कि ये जो बिजली बिलों का रिलीफ है ये 2 माह तक ही है और 2 माह के बाद क्या सूरत हाल होगी और पीपल्स पार्टी को इस रिलीफ पर इतना एतराज़ क्यों है? पहली बात है कि जो बेवकूफ कहा है एक दूसरे को, ये तो बड़ा मामूली सा लफ्ज है। ये तो एक दूसरे के पेट फाड़ने की बात करते थे, सड़कों पे घसीट बात करते थे। उसके मुकाबले में तो बड़ा शाइस्ता उन्होंने कहा, प्यार भला लफ्ज है ये कि बेवकूफ कह दिया किसी को, जैसे बच्चे को कह देते हैं आप, तो वो एक अलग बात है। अच्छा, जहाँ तक बिजली के बिलों का मामला है, बड़ा पेचीदा मसला है। उसमें जमात इस्लामी भी जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो प्रोटेस्ट कर रही है, बाकी जमातें भी कर रही हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हुकूमत के पास वैसी फिस्कल स्पेस है कि वो किसी किस्म की रिलीफ दे सके। पंजाब में दी गई उसकी वजह से हमारा जो IMF का प्रोग्राम है वो खतरे में पड़ गया और एक बड़ा मुतनाज़ा फैसला पंजाब हुकूमत ने किया, इसलिए किया कि मुल्क में यकसा रेट हैं बिजली के। और मुझे तो हैरत है नवाज शरीफ साहब के अक्ल फहम के ऊपर कि अगर वो अपने आप को कौमी लीडर बोलते हैं तो फिर वो सिर्फ पंजाब सेंट्रिक अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो जाहिर है कि खैर उनकी वैसे भी सिंध में कोई इतनी खास फॉलोइंग नहीं है, लेकिन बाकी जगहों के ऊपर जो है लोग उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार देंगे। तो जो कुछ उन्होंने किया था उसका आप देखिए बजाय तारीफ होने की उस पर तनकीद ज्यादा हो रही है, अपने तहाकियों से हो रही है, जो टेक्नोक्रेट्स है उनकी तरफ से ये काम होलिस्टिक किए जाते हैं और 2 महीने की रिलीफ कोई रिलीफ नहीं होती है। असल मामला था कि भाई आप जो है अपने खर्चे कम करते, खर्चे आप तरक्याती कामों की जगह अपनी गाड़ियों में कम करते, वजीर आजम हाउस के खर्चे कम करते, ऐवान सदर के खर्चे कम करते, पार्लियामेंटेरियंस के और जो हुकूमत के अल्ले तरीके उसको कम करते। हम देखते कि फायशारी तो हो नहीं रही है, सारा बोझ जो है अवाम पे डाला जाता है उनको। आमिर ज़िया साहब, लेकिन मरियम नवाज तो कहती हैं कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल लेना, ये सब जो शाह खर्चियां हैं, ये चीजें उन्होंने गिनवा दी हैं। देखिए, अब करप्शन का पैसा तो माशाल्लाह इस मुल्क में हर तरफ चल रहा है। वो कहते हैं कि एक उर्दू का मुहावरा है ना कि सुई बोली छलनी से कि तेरे पेट में छेद या छलनी था ना, तो यहाँ तो सभी के पेट में छेद है। सारे लोगों पे बदमानी के या उनके खानदान पे बड़े बड़े इल्जाम आते हैं। क्या शरीफ खानदान पे को नहीं पता कितने बड़े इल्जाम तो किस तरह से बिल्कुल इल्जाम हैं। आमिर साहब, ये कहिएगा कि जैसे अभी बिजली बिलों में रिलीफ अनाउंस किया गया और अपना घर एक स्कीम भी अनाउंस की वज़ीर आला पंजाब ने, तो क्या जो खोई हुई साख है पंजाब में, नून लीग इस तरह की स्कीम्स या इस तरह के इकदाम के बाद बहाल कर पाएगी? ख्याल में आप खुद ही देखिए ना कि इन चीजों से उनकी मकबूलियत में इजाफा तो नहीं हो रहा, बल्कि वो तो ये तमाम चीजें उनका रिएक्शन है, तो बहुत ज्यादा दबाव में आ गए थे कि अवाम जो है जहाँ पे ठीक है आप अगर उनको इस तरह की स्कीम देते, लेकिन आपका अखलाकी तौर पे कहाँ पे खड़े हुए हैं,
अगर आपकी लेजिटिमेसी को लोग क्वेश्चन कर रहे हो, ये कह रहे हो कि जनाब आपकी हुकूमत गलत मुंतखब हुई है, नवाज आप पातन की रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने कहा कि जी 130 NA 130 में नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हार चुके थे। अब याद करें वो पातन बड़ी दिलचस्प और बड़ी चश्मकुशा रिपोर्ट, उसमें उन्होंने ये भी कहा, एक और रिपोर्ट आई कि 128 में ओन चौधरी साहब इलेक्शन हार चुके थे। तो जब इस तरह की बयान, और उसके बाद आपने कि हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत नहीं आई, कोई तरदीद नहीं आई, जिस पार्टी का लीडर खुद इलेक्शन हार गया हो तो उसके आपको समझ सकते हैं कहाँ पे उसकी बेचारे की पार्टी। आमिर साहब, अभी आपने फाफिन रिपोर्ट का जिक्र किया सर, उसमें और भी बड़े तहलका-खेज इंकशाफात सामने आए इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से मुतल्लिक कि इलेक्शन के बाद जो डिस्प्यूट्स थे उनको सॉल्व करने के लिए जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए, 377 के करीब गालिबन जो पटिशन्स हैं उनमें से सिर्फ 7% ही टेक अप हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मामला मजीद उलझता जाएगा और ये इस तरह से जमातें एक दूसरे के सामने रहेंगी, दस्तों गिरबान रहेंगी? जाहिर है कि देखिए बड़ा सोच समझ के डोर को उलझाया गया है, क्योंकि मतलब जानबूझ के इलेक्शन कमीशन का किरदार इंतहाई मुतनाज़ा है, इंतहाई काबिल तनकीद है, क्योंकि उनका मैंडेट ही है कि जी आप शफाफ इलेक्शन कराएं। सबको पता है कि इसमें कोई शफाफ इलेक्शन 18 के इलेक्शन भी अगर मुतनाज़ा था तो इस बार तो उससे कहीं ज्यादा मुतनाज़ा है। ये तो धांधला ज़दा इलेक्शन है। इस इलेक्शन को तो कोई वो जो जीतने वाले वो भी शर्मिंदा है कि भाई हम कैसे जीत गए। कराची की मैं कई नशिस्तें, मैं कराची में रहता हूँ, हमें पता है कि जी तो मतलब वो पार्टी नहीं जीत रही थी जिनको जिता दिया गया, या वो उम्मीदवार नहीं जीत रहे थे, वोट किसी और के थे, जिनके इलेक्शन के स्टॉल्स पे कुत्ते लौट रहे थे, वहां पर उनके कारकुन भी नहीं, वो पार्टियां जीत गई हैं। तो आप हैरान होंगे कि जनाब इस मुल्क में क्या क्या जुल्म हो रहा है जमहूरियत के नाम पर। आमिर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे ये सारी जिम्मेदारी आती है क्योंकि पंजाब में 8 ट्रिब्यूनल्स होने चाहिए जिनमें से सिर्फ अभी तक 2 ही बने। वो उसके ऊपर है, इलेक्शन कमीशन पर है। और दूसरी बात है, ट्रिब्यूनल में आप किसको लगा रहे हैं? क्या लोग वाकई समझते हैं कि जिनको लगाया जा रहा है वो इंसाफ फराहम कर सकेंगे, मुतल्लिक़ फैसले तो नहीं करेंगे? ये तमाम चीजें हैं। और जो उनका कंडक्ट है उसने पाकिस्तान की हालत को बहुत पेचीदा कर दिया है। आपकी जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा उस वक्त तक आपकी मईशत दुरुस्त नहीं होगी। आप अपना गुस्सा उतारते हैं दीगर चीजों पे कि जी प्रेस मीडिया यूं कर रहा है और सोशल मीडिया यूं कर रहा है। वो सोशल मीडिया और प्रेस जो है वो तो सिम्टम है, वो तो आपको आईना दिखा रहे हैं। आप अपना चेहरा बदलेंगे तो चेहरा खूबसूरत नजर आएगा ना आईने में। आमिर साहब, सियासी हिजान तो है, इंतशार भी फैल रहा है, अवाम भी मायूस है, इत्तेहाद की बात की जाती है। ऐसे में शहबाज शरीफ कहते हैं जी हमें इत्तेहाद करना चाहिए और मुत्तहिद होकर रहना चाहिए वरना बांग्लादेश जैसी सूरत हाल हो जाएगी। मुजस्मे जैसे नजरे आतिश किए गए। तो आपको लगता है कि सियासतदानों में खुद ही इत्तेहाद नहीं हो रहा तो मुल्क में कैसे इत्तेहाद होगा, सियासी इस्तेहकाम फिर कैसे आएगा? मुझे बताएं, अगर इत्तेहाद की कीमत ये कि आप एक धांधली ज़दा इलेक्शन, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी हमने ऐप की तरामीम के अपने और अपने खानदान के फायदों के लिए IEM से मुत्तहिद हो जाएं। आइए कि हमने इलेक्शन को चुकी किया और आप हमारे साथ मुत्तहिद हो जाएं। तो अगर ये इत्तेहाद की कीमत है तो कैसे इत्तेहाद होगा? इत्तेहाद तो इंसाफ पर होता है ना। इत्तेहाद इस बात पर होगा कि जितने भी लोग हैं अपनी सियासी मफादात से और जाती मफादात से बुलंद होकर सोचें और मुल्क को आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ तो ये लोग अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं, उसके लिए मुत्तहिद हो जाए। कौम इनके मतलब पराठों के लिए, नान पराठों के लिए और उनकी पजीरोज और उनकी बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर के लिए मुत्तहिद हो जाए तो नहीं होगा। आमिर साहब, आज जो एहतजाज करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? दोबारा दोहराइएगा सवाल अपना, मैं सुन नहीं सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है, जलसे की कॉल दी गई है तरनोल के मुकाम पर, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, जलसा करना हर सियासी जमात का हक होता है, मगर यहाँ पर हैरत है कि बाज़ जमातों को आप जलसे की इजाजत देते और बाज़ जमातों को जलसे की इजाजत नहीं देते। उससे तनाज़ा खड़ा हो सकता है और उसका इम्कान है। लेकिन पाकिस्तान उस वक्त कहते हैं एहतजाजी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लेकिन जब आप कानूनी ज़राए बंद कर देंगे, आईनी ज़राए बंद कर देंगे, आप पार्लियामेंट का दरवाजा बंद कर देंगे तो लोग फिर मजबूर हो जाएंगे कि सड़कों पर आए। बांग्लादेश से उन लोगों को, जो बांग्लादेश की बात करें, खैर ऐसा पाकिस्तान में आसार नहीं है, मैं बिल्कुल से मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत ही होमोजीनियस सोसाइटी है और वहाँ के लोगों का सियासी शऊर हमारे सियासी शऊर से कहीं ज्यादा है। उनकी तारीख एहतजाज की हमारी नहीं है पाकिस्तान में, कभी पाकिस्तान में एहतजाज से हुकूमत नहीं बदली गई। लेकिन समझना ही चाहिए कि जब आप तमाम रास्ते बंद कर देंगे तो आप लोगों को कहते हैं तंग आमद ब जंग आमद। आप तंग आके लड़ने चलते हैं, तो आप जब इंसाफ ही नहीं करेंगे, आप
जी आप आमिर साहब, आमिर साहब वक्त की किल्लत है सर, माजरत के साथ जाते जाते बानी पीटीआई का जो बयान सामने आया, उन्होंने अडयाला जेल में साथियों से गुफ्तगू की और उनकी जानिब से कहा गया है कि फैज़ हमीद का जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल है उसे ओपन ट्रायल में कन्वर्ट किया जाए, ओपन ट्रायल किया जाए, ताकि 9 मई से मुतल्लिक जो भी बात है वो सामने खुल कर आए। क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि बानी पीटीआई अब घबरा गए? मुझे नहीं पता घबराए नहीं घबराए, लेकिन असल में ये जो है फौज का अंदरूनी मामला है और फौज जिस तरह साफ करती है, मेरे ख्याल में उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन आमिर साहब, कभी तो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये ओपन मामला नहीं है और ये फौज का मामला है, फौज इसमें मुदाखलत जो भी करेगी, जो भी सारा कुछ होगा फौज टैकल करेगी। लेकिन उसके बाद वो कभी जीरो कह देते हैं उन्हें, कभी वो हीरो कह देते हैं और अब वो ओपन ट्रायल की बात कर रहे हैं। तो इस तरह यू टर्न लेना उनका क्या वजह हो सकती है? देखिए, बात ये कि आप लोग मुझसे ज्यादा वाकिफ है इमरान खान साहब से, और उनका एक अंदाज है, वो मतलब है वो बात जो है बाज़-औक़ात सेल्फ कंट्रडिक्टरी होती है, बाज़-औक़ात की अक्सर होती है। और हमारे यहाँ तो मतलब कौल फेल में तो तादाद बहुत ज्यादा सियासतदानों के तमाम ही ऐसे ही हैं। आप मुझे बताएं ना, कौन जो है सुरों पे खड़ा है और किसके बयान के अंदर तसलसल है, हमें तो नहीं पता। क्या नवाज शरीफ के बयान में तसलसल नहीं है, क्या शहबाज के है नहीं है, क्या जरदारी साहब के, क्या इमरान खान के, सारे ये मतलब इनका तो अपने आप की नफी करते रहते हैं, कभी एक बात करते कभी दूसरी बात। तो मैं उसको उसी तनाज़ुर में देखता हूँ। लेकिन ये ज़ाहिर वो जेल में है, उनके एक चैलेंजिंग सूरत हाल है, वो इस तरह की बात करेंगे। लेकिन असल बात ये कि मुझे समझता हूँ कि फौज के किरदार को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, जितना डिस्कस हो रहा है। ठीक है जी, ये बिल्कुल फौज का अंदरूनी मामला है और इस हवाले से जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी, जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगी, यकीनन वो भी हमारे जाएगी। आमिर ज़िया साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान नेवी के SST नौजवान की, जिनकी कुर्बानी और जज्बे खिदमत जो है वो काबिल दीद है। पाक बहरिया के जो SST जवान अमार अली हैं, आज़ाद कश्मीर के ज़िला भिम्बर से हैं और अमार अली अपनी दावत वलीमा में शरीक थे जबकि उन्हें मदद के लिए पुकारा गया। फ़ोन करने वालों ने बताया कि सरगोधा से सैर के लिए आई हुई फैमिली में शामिल एक लड़का है जो कि पानी में डूब गया है। मकामी अफराद और फिर रेस्क्यू 1122 तमाम कोशिशें कर चुके, लेकिन लड़के का कुछ पता नहीं चल रहा था। तो फिर जी ये जो हमारे नौजवान हैं अमार अली, वो रेस्क्यू के लिए पहुंचे और उन्हें बचाने के लिए पहुंचे। तो बिल्कुल, हम उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी SSG जवान पाकिस्तान नेवी के अमार अली और साथ ही साथ पाकिस्तान नेवी के कमांडर नईम अहमद खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी सुनो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे जी हम लोग अमार अली से, क्योंकि अमार अली आपने सबसे पहले जो है वो इमरजेंसी कॉल जो है उसको रिस्पॉन्ड किया और जाके उस लड़के को जो है उसकी डेड बॉडी उसको आपने तलाश किया पानी में। ये कहिएगा कि आपने दावत वलीमा में आप मसरूफ थे जब आपको कॉल मौसूल हुई, इस वाक़े के बारे में डिटेल्स बताइएगा ज़रा। जी बिल्कुल, उस वक्त मेरी शादी की तकरीब चल रही थी तो मुझे गांव वालों की तरफ से कॉल आई है कि सरगोधा से आए हुए सियाह उनका बच्चा डूब गया है। रेस्क्यू वालों की काफ़ी कोशिश के बाद उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही। तो ये वही वक्त था जिसके लिए मैंने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की थी, ये वर्दी पहनी थी और फिर मैं घर वालों की इजाज़त के साथ, वालिदैन की दुआओं के साथ वहाँ से मैं गया उस हादसे के मकाम पर। और जो मैंने ट्रेनिंग हासिल की है SSG नेवी से, उसको बरोकार लाते हुए वहाँ पे पानी की गहराई भी बहुत ज़्यादा थी और विजिबिलिटी भी नहीं थी, तो वहाँ पे रिस्क भी था। तो कम रिस्क के साथ तो मैंने कोशिश की और तकरीबन 2 घंटे तक वहाँ पे कोशिश जारी रखी मैंने। तो फिर अल्लाह की ज़ात ने वहाँ पे कामयाबी दी और वो उस लाश को निकाल कर उन रेस्क्यू वालों के हवाले की। सही। बिल्कुल अमार, आपसे हम मज़ीद भी इस बारे में बात करेंगे। कमांडर नईम अहमद भी हमें चूँकि ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नईम साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। ये कहिएगा कि आपकी ये ट्रेनिंग थी जो उस दिन रंग लाई और उस ट्रेनिंग का अमली मुजाहरा अमार ने किया? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग का ये सबूत है कि किसी भी किस्म की कोई भी नागानी सूरत हाल, कोई भी कुदरती आफात आती हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे जो जवान और अफसरान हमेशा जो है ना वो सफ़ेवल में होते हैं। और हमारी ट्रेनिंग के अंदर क्योंकि ज़्यादातर हमारा ताल्लुक़ पानी से होता है, तो हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर इस चीज़ को बड़ी अहमियत देते हैं कि आप पानी के अंदर से कैसे अपने साथी को या किसी भी डूबते हुए शख्स को या डूबे हुए शख्स को किस तरह आपने रेस्क्यू करना है। तो ये हमारी ट्रेनिंग का मुबलता सबूत है कि इस जवान ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी महारत से और बड़ी मुश्किल हालात के अंदर जो है ना ये ऑपरेशन किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उसको कामयाबी मिली।
मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि पाकिस्तान नेवी जो है ना वो इस तरह की तमाम कुदरती आफात में हमेशा सफ़े अव्वल में रही है। हमारे रेस्क्यू और डाइविंग सेंटर्स जो है ना वो पाकिस्तान में सक्खर में भी बना हुआ है और हमारा डाइविंग रेस्क्यू सेंटर इस्लामाबाद के अंदर भी है। जो सक्खर वाला डाइविंग सेंटर है वो मोस्टली सिंध और इसके गिरदोनवा के इलाके, इवन बलूचिस्तान के एरियाज़ में भी जो है वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। पिछले 6 महीनों के अंदर सिंध के अंदर सिर्फ जो है ना इस हालिया मौसम गर्मा के अंदर जो है ना 40 डेड बॉडीज़ के से इंसिडेंट हुए, लोग डूबे, तो हमने 40 डेड बॉडीज़ जो है ना वो निकाली हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के एरिया के अंदर पिछले 6 महीनों के अंदर 4 जो है ना डेड बॉडीज़ हमने निकाली हैं। 2022 के सैलाब के अंदर हज़ारों लोगों को रेस्क्यू किया गया और इमदादी कार्रवाइयों के अंदर पाकिस्तान नेवी सफ़े अव्वल में थी। सही। नईम साहब, ये तो चले बात हो गई ऑपरेशन के हवाले से कि कहाँ कहाँ ऑपरेशन किए गए और कामयाबी भी मिली। मेरा सवाल है अमार साहब से, आप कहिएगा कि आपकी नई नई शादी हुई, दावत वलीमा था और छोड़ के जाना यकीनन बहुत ही एक टफ टास्क भी होता है, लेकिन आपके ऊपर एक जिम्मेदारी थी। आप जब मदद के लिए गए तो वाइफ का क्या रद्द अमल आया? जी बिल्कुल, जब उन्होंने देखा है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ और मेरे अंदर वो जज्बा मौजूद है कि कौम और मुल्क की खिदमत कर सकें, तो फिर मैंने इजाज़त दी और उन्होंने भी बिल्कुल इसमें मेरा साथ दिया, उनकी दुआएं शामिल थी। ठीक है। अच्छा नईम साहब, आप क्या कहेंगे, आप और अमार क्या एक साथ कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर चुके हैं? कोई ऐसा कोई वाकया जिसमें आप अमार की कोई यादाश्त को शेयर करना चाहें, कोई ऐसा वाकया रोनुमा हुआ हो? जी बिल्कुल, अमार ने जो है ना मेरे सामने ट्रेनिंग की, मैं इनके साथ ट्रेनिंग ऑफिसर था, तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग की, बड़ा मजबूत जवान है और हमेशा जो है ना वो किसी भी मुश्किल में इसने हिम्मत नहीं हारी, हमेशा बुलंद जज्बे के साथ जो है ना ट्रेनिंग की है। अच्छा नईम साहब, ये भी जज्बा एक जानना चाहते हैं हम लोग कि जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, जैसे कि अभी अमार की यही मिसाल सामने है कि एक इम्पॉर्टेंट फैमिली इवेंट है, वलीमा भी एक ज़ाहिर इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, तमाम मेहमान होते हैं। इसके अलावा हमारे अफवाज पाकिस्तान के ढेरों जवान ऐसे हैं जिन्होंने कितनी ही इम्पॉर्टेंट कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, ज़ाती तौर पर बिल्कुल ख्वाहिशात को साइड पर रख के उन्होंने प्रोफेशनल ड्यूटी निभाई है। तो ये बताइएगा, ये ट्रेनिंग में सिखाया जाता है? बात का मुंह बोलता सबूत है कि कौम की खिदमत और इस मुल्क की खिदमत हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है। इसके आगे कोई हमारा जो है ना कंफर्ट, हमारी कोई खुशी उससे बढ़कर नहीं है। कौम की खिदमत और इसका जज्बा हमें सबसे ज़्यादा है और यही चीज़ हमें जो है ना इस मुल्क को कायम रखने के लिए ये ज़रूरी है और हम इस चीज़ को अपनी ट्रेनिंग के अंदर, अपने रोजमर्रा के ऑपरेशन के अंदर भी, ट्रेनिंग के अंदर ही है और अव्वलीन तरजीह यही है कि अवाम के लिए आप खिदमत, अवाम के लिए खिदमत के लिए निकलें। बहुत शुक्रिया। नईम अहमद खान साहब कमांडर हमारे साथ मौजूद थे, जबकि अमार अली SSG कमांडो जो हैं हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वज़ीर आज़म का दावा है कि मुल्क में महंगाई कम हो रही है, मुआशी दादोशुमार बेहतर हो रहे हैं, बरामदात में इजाफा हुआ है और आने वाले दिनों में अवाम को मजीद रिलीफ दिया जाएगा। मगर ग्राउंड रियलिटी से मुख्तलिफ है। हकीकत यह है कि मुल्क इस वक्त शदीद मुआशी बहरान का शिकार है, मालियाती मसाइल बढ़ रहे हैं और IMF पैकेज हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। खबरें आ रही हैं कि जी IMF मुआहिदा मजीद ताखिर का शिकार हो गया है। हुकूमत को दोस्त ममालिक से $12 अरब के कर्ज रोल ओवर कराने में शदीद मुश्किलात का सामना है। यही वजह है कि 28 अगस्त को होने वाले IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान का केस शामिल नहीं किया गया। IMF पैकेज में ताखिर की खबरों पर वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मैदान में आए हैं। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा है कि IMF के साथ मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। IMF की कुछ शराइत हैं, अक्टूबर से पहले डिपॉजिट प्रोटेक्शन तरमीमी बिल जो है वो मंजूर किया जाना जरूरी है और ये बिल आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया है कि सितंबर में होने वाले IMF बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान का केस आ जाएगा। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर अजीम हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का तजियाकार अब्दुल रहमान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो वेलकम कर दिया। अब आपसे आगे बात करते हैं ये कि ये जो सियासी बहरान है और मईशत भी हमारी बेहाल बैठी है, तो ऐसे में IMF से मुआहिदा ना हो पाना, ये क्या वजह है? शराइत कौन सी हैं जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल राना साहब, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया है कि बुनियादी तौर पे जो दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से 12 अरब
डॉलर की जो रकम है जो डिपॉजिट करवाई गई थी पाकिस्तानी हुकूमत को, वो रोल ओवर नहीं हो सकी। पाकिस्तान को रवां साल 26 अरब डॉलर का बैरूनी अदायगियाँ करनी थी कर्ज़ों की सूरत में, और कुछ कमर्शियल रीफाइनेंसिंग, पाकिस्तान को एक फाइनेंसिंग का एक बहुत बड़ा गैप था। अब ये जो दोस्त ममालिक हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। इसमें सऊदी अरब है, इसमें चीन है, इसमें मुत्तहिदा अरब अमारात है। अब एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, और तीसरा डिप्लोमेटिक क्राइसिस है। ये रिफ्लेक्शन आपको बता रहा है कि कहीं पर गैप है दोस्त ममालिक के दरमियान और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशंस थी, अब जिस तरीके से मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कल कायमा कमेटी सेनेट में बताया कि बुनियादी तौर पे डिपॉजिट प्रोटेक्शन बिल ये एक शर्त थी जो कि कौमी असम्बली से पहले अप्रूव होगी और फिर सेनेट के अंदर ये जाएगी। ये तो है कानूनी बातें। सियासी बातें ये हैं कि ये हुकूमत इंटरनेशनली बहुत सारे सवालात का, शुकूक व शुबहात का शिकार है। इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे संजीदा सवालात हैं। एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट और इंतहाई अनपॉपुलर डिसीजंस लेना ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी बहुत मुश्किल है। आपको इससे अंदाज़ा हो रहा है कि एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है। दोस्त ममालिक अगर पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे और टाइमली पाकिस्तान को वो स्पेस नहीं दे रहे जो माजी में हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान, ये दोस्त ममालिक का जब जिक्र कर रहे हैं, अब जो कर्जे हैं वो रोल ओवर करने की बात हो रही थी, तो सादा ज़बान में हमारे नाज़रीन को और मुझ समेत ये समझाया जाए रोल ओवर करने से क्या मुराद है? कोई नया कर्जा तो नहीं है ये? नहीं, ये टाइम ड्यूरेशन जो हमने इनको अदायगी करनी है, इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाएगा कि ये 3 साल तक का, ये तकरीबन कुछ 37 माह का ये IMF का नया पैकेज है। 7 अरब डॉलर की ये रकम है जो पाकिस्तान को मिलेगी, और ये इकट्ठी रकम नहीं मिलती, ये किस्तों में मिलती है। इस रोल ओवर को IMF पैकेज के साथ क्यों एसोसिएट किया जा रहा है? देखिए, पहले होता ये था कि IMF आपको पैसे दे देता था, कंडीशंस आप उनकी कंप्लीट कर देते थे, ठीक है, और मामला चलता था, लेकिन बीच में आप छोड़ के भाग जाते थे। ठीक है, आप कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते थे, आप कहते थे आप सब्सिडीज नहीं देंगे, आप सब्सिडीज दे देते थे। अब IMF ने थोड़ी सी पॉलिसी बदल ली है। पहले वो आपसे कहते हैं कि आप कुछ पैसे अपने तौर पर डिपॉजिट के तौर पर अपने खजाने के अंदर लेकर आएं और एक श्योरिटी के तौर पे हमें दिखाएं, और उसके बाद फिर वो आपकी मदद करते हैं। जब IMF आपको रिकग्नाइज करता है, फिर जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक बॉडीज हैं जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मजीद मुल्क वो आपकी क्रेडिट रेटिंग को फिर बेहतर करते हैं, फिर आपको मजीद कर्जों के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप जैसे डाउन पेमेंट देते हैं और फिर आपको इंस्टॉलमेंट में चीजें मिलती हैं। जी बिल्कुल, इसी तरीके से आपका एक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बरकरार रह जाता है, आपकी जो रुपए की वैल्यू है वो मेंटेन हो जाती है, डॉलर को आप कंट्रोल कर लेते हैं। तो एक मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बहस हो रही है वो ये है कि क्या ये IMF का जो पैकेज है ये पाकिस्तान को मौशी बहरान से निकाल सकता है। पाकिस्तान इससे पहले 23 मरतबा IMF का पैकेज ले चुका है। 23 मरतबा अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने पांव पर नहीं खड़ी हो सकी तो 24वीं मरतबा कैसे खड़ी होगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या यही वजह है कि मुल्क जो हमारे दोस्त ममालिक हैं वो भी अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? देखिए, दोस्त ममालिक में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो आपके पॉलिटिकल क्राइसिस को देख रहे हैं, और पॉलिटिकल क्राइसिस में अगर ये डिले हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स IMF के इस प्लान के ऊपर डोमिनेट कर रही है, और स्पेशली जो PTI है, जिस तरीके से वो इंटरनेशनल अपना केस बिल्ड कर रही है, जिस तरह अमेरिकन कांग्रेस के अंदर करारदाद पास हुई, ब्रिटिश पार्लियामेंट से PTI सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, बराह रास्त IMF को इंगेज कर रही है, और जो फॉर्म 47 की कहानी है और जिस तरीके से इस हुकूमत का इकोनॉमिक डिजास्टर है उसको जिस तरीके से एक्सपोज कर रही है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़े सीरियस अंदाज से देखती है कि जिसको वो पैसे हैंड ओवर करने के लिए जा रहे हैं, क्या उनकी आवाम के अंदर कोई वैल्यू, कोई वर्थ, कोई क्रेडिबिलिटी है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि स्टाइल ऑफ गवर्नेंस क्या है। सही। अगर ये IMF का पैकेज मिल जाता है तो इसका किस कीमत पे हम ये पैकेज ले रहे हैं, आम आदमी की जिंदगी पर इस पैकेज का इम्पैक्ट क्या होगा, और उससे बढ़ के आज इस हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इस हुकूमत की इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी क्या है, इस गवर्नमेंट की जॉब क्रिएशन पॉलिसी क्या है, इस गवर्नमेंट की जो IT या डिजिटल इकोनॉमी की जो पॉलिसी है वो क्या है। जिस मुल्क में आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव से खौफजदा होकर इंटरनेट की स्पीड को स्लो कर दें और कभी VPN के पीछे छुपें, इस दौर के अंदर आप इंटरनेशनली क्या मैसेज दे रहे हैं? अब्दुर्रहमान, अभी मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है उसमें IMF नागुज़ीर है। जो IMF का बेल आउट पैकेज है उसकी बहुत ज़रूरत है और साथ ही साथ दोस्त ममालिक की मदद की भी ज़रूरत है। तो अभी आपने जो बड़ी अहम बात की कि पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से ये मामला ताखिर का शिकार हो रहे हैं, तो क्या ये एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप की जानिब जा सकते हैं? फिच ने पहले ही कहा भी था कि ये 18 माह तक ये गवर्नमेंट होगी और उसमें टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आएगी। बात यह है कि जो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट की बात की जाती है, पाकिस्तान में तजर्बा बहुत मर्तबा हुआ है और बदकिस्मती ये है पाकिस्तान की कि यहाँ पे हमने शौकत अजीज साहब देखे, हमने हफीज शेख साहब देखे, हमने यहाँ पर असद उमर देखे, हम मोहम्मद औरंगजेब साहब को देख रहे हैं, हमने डार इकोनॉमिक्स को भी पाकिस्तान के अंदर भुगता है और हमने बड़ी बड़ी बातें देखी हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि कल कौमी यूथ कन्वेंशन था और हम बड़ी पुरुम्मीद बातें कर रहे थे और हम ये दुनिया से पूछ रहे थे कि वो कहाँ हैं जो डिफॉल्ट की बातें करते हैं। ये सैड रियलिटी है। ये अगस्त का महीना है, पाकिस्तान अपना 77वां यौम आज़ादी मना रहा है, मगर आज भी हम मौशी तौर पर आज़ाद नहीं हैं। हमारे फैसले IMF कर रही है और इस IMF को लाने के लिए जो टेक्नोक्रेट्स की बात कर रहे हैं, ये जो मोहम्मद औरंगजेब साहब आए हैं, मामले में इंटरव्यूज भी शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल, मोहम्मद औरंगजेब साहब जो लाए गए बुनियादी तौर पे उनकी सबसे पहली जो क्वालिफिकेशन थी, ये IMF के साथ आपके ताल्लुकात को ठीक करेंगे, ये मुश्किल फैसले करेंगे क्योंकि इनको पॉलिटिकल पॉकेट्स को नहीं देखना, मगर आपने एक IMF को राजी करने के लिए एक कातिल बजट दिया है। एक इकोनॉमिक टेररिज्म इस मुल्क के अंदर स्टार्ट हुई है बजट से। अब अगर टेक्नोक्रेटिक फॉर एग्जांपल मफरूजे के तौर पे बात कर ले सेटअप आता है तो उसमें तो किसी भी सियासी जमात की जीत नहीं है, वो तो सभी का नुकसान है। तो अभी आपको क्या लगता है कि कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ऐसा बन सकता है किसी एक सियासी जमात की जानिब से कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया जाए और को बात कर ली जाए? देखिए, आइडियली जब ये लोग पाकिस्तान की सियासी जमातें अपोजिशन में बैठती हैं ना, तो ये मिसाके मुईशत की बात करती हैं, मिसाके जमहूरियत की बात करती हैं, लेकिन जब ये इक़्तिदार में जाते हैं ये इंतकाम की सियासत करते हैं, ये निशाने इबरत बनाने की सियासत करते हैं, ये एहतसाब के नाम पे एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। पार्लियामेंट आपके सामने क्लासिक एग्जाम्पल है। ये सीखते नहीं हैं, ये बांग्लादेश से नहीं सीखेंगे, ये श्रीलंका से नहीं सीखेंगे। अब्दुल रहमान खान साहब, सियासत से तो हम बखूबी वाकिफ़ हैं और ये होता ही आ रहा है, मौरूसी सियासत भी चल रही है, इंतकाम की सियासत भी चल रही है। ऐसे में अवाम के लिए अब क्या फ़ायदा है? ये जो सारी सूरत हाल है, मुआहदा नहीं हो पा रहा, पहले भी महंगाई है, मजीद महंगाई होगी। देखिए, मैं यही बात आपसे कह रहा था कि इस IMF को राजी करने के लिए हमने कितने लोगों को नाराज किया है, और सबसे पहली चीज़ है पाकिस्तान की आवाम। पिछले 2 माह के दौरान बिजली के बिल ये मौत के परवाने बन के बरसे हैं। भाई ने भाई को कत्ल किया है, माएं गंदे नालों में खुदकुशियां कर रही हैं कि उनके पास इलाज के पैसे नहीं है। सब्जी बेचने वाले लोग जहर खाकर अपनी जिंदगियां खत्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें IMF को राजी करना है। खान साहब, एक आखिरी सवाल जाते जाते ये भी बता दीजिएगा कि सितंबर लास्ट डेट है या इसके बाद भी और ड्रैग ऑन होता है? नहीं, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई सॉलिड ऐसी रीजंस नहीं है कि आपको आलमी बरादरी आपको सपोर्ट करेगी, और स्पेशली एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट, अनस्टेबल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल क्राइसिस अपनी जगह, इकोनॉमिक क्राइसिस अपनी जगह, इंडस्ट्री वाले रो रहे हैं। आप टैक्सेशन का निज़ाम बिल्कुल फारिग हुआ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तनख्वाहदार तबके के ऊपर आपने पूरा बोझ डाल दिया टैक्सों के हवाले से। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आपका नाकाम।
और ताजर दो स्कीम वो आप सक्सेसफुल नहीं बना सके। नॉन फाइलर 49 लाख नॉन फाइलर्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको लेकर आना। एक है कि अभी गवर्नमेंट पॉलिसीज अनाउंस कर रही है, पॉलिसीज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपकी आमदन नहीं बढ़ रही, आपके अखराजात बढ़ रहे हैं। जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है कि अगर आखिरी जुमला राणा साहब कहना चाहता हूँ कि जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है जब तक आप वो नहीं बदलेंगे, अगर लाहौर के अंदर ब्यूरोक्रेट्स के 29 बंगलों के लिए 2 अरब रुपए आप खर्च करेंगे और 62% आप आईनी इदारों का बजट बढ़ा देंगे, अगर आप अपने अखराजात के ऊपर कट नहीं लगाएंगे तो फिर मसला है। आज 2,80,000 रुपए का हर पाकिस्तानी मकरूज है, 45 लाख नौजवान बेरोजगार हैं। खुद ही कंक्लूड कर दिया बेहतरीन अंदाज में इस सेगमेंट को। अब्दुर्रहमान खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद में कोई कंक्लूडिंग लाइन कहने की जरूरत है। पाकिस्तान का एक ही मसला है जो हॉट टॉपिक है जी कि बिजली का बिल, और हर जगह बिजली बिजली के चर्चे हैं। हर माह जब बिल सामने आता है तो जिस्म के अंग अंग में ना करंट लगता है। और आजकल तो बिजली के भारी भरकम बिल आते हैं जिसकी वजह से जी बहुत सारे नाखुशगवार हादसात भी पेश आए हैं, ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं। भाई भाई को कत्ल कर रहा है, एक खातून थी जिसने छलांग लगा दी सिर्फ बिल आने पर ही। तो अवाम खासी परेशान है और अल्लाह अल्लाह करके जी पंजाब हुकूमत ने 2 माह के लिए अवाम को रिलीफ दिया है। और अब ये रिलीफ भी देखना है कि कितनी देर तक रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि महंगाई के मारे पंजाब के अवाम को बिजली के बिलों में कुछ तो चलो रिलीफ मिला ही है अजीम। लेकिन बिल्कुल अफसोस की बात साथ ये भी है, महाम के पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहर कराची के अवाम के लिए गुज़िश्ता रोज़ जो फ्यूल एडजस्टमेंट के बाद में बिजली है वो 2 माह के लिए 5 रुपये 76 पैसे महंगी की गई है, जिससे सार्फिन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इस मुश्किल और परेशान कुन दौर में अवाम के चेहरों पर खुशियाँ बिखेरने के लिए हमने आज एक छोटी सी कोशिश की है और तंज़ो मज़ाह के बड़े और नामवर शायर सैयद सलमान गिलानी साहब को अपने प्रोग्राम में हमने खुसूसी दावत दी है। उनसे बिजली और महंगी जो बिल आ रहे हैं बिजली के उनसे मुतल्लिक मज़ाहिया शायरी सुनेंगे। तो सलमान गिलानी साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। बस क्या कहते हैं, बिल इतने आ गए हैं कि मैं बिल बिला उठा। वाह, अनवर साहब ने कहा था ना, तो पूरी कौम बिल बिला रही है और ये अच्छी बात है कि 2 महीने का रिलीफ मिला है। लेकिन 2 महीने के बाद तो वैसे ही अल्लाह ताला की तरफ से भी रिलीफ मिल जाना, क्योंकि सर्दी सर्दी आ जानी है। लेकिन वहाँ पे गैस का मसला, हाँ गैस का मसला, गैस के बिल तो फिर जाहिर है कि इंतहा तक पहुँचेंगे। लेकिन बहरहाल जी, ये जब से हम पाकिस्तान, मेरी तकरीबन इस वक्त मैं सही उम्र बताऊं आपको जी तो इस वक्त 70 में हो चुका माशाल्लाह। तो यही हालात देखते आ रहे हैं। 24 रुपये मन, 20 रुपये मन आटा हुआ था अयूब खान के दौर में, तो हम छोटे छोटे थे। तो हबीब जालव ने कहा था 20 रुपये है मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। हाँ जी, याद है ना? 20 रुपये मन आटे पर जनाब पूरी कौम सड़कों पे निकल आई थी। तो इसी तरह होता है। लेकिन बहरहाल तो साहब आज बिजली के बिलों के ऊपर मैं आपको जी शायरी क्या 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 पहले, अच्छा बिजली के बिल भी हैं, फिर पेट्रोल के भी जी सब सुना दें आज। घूमना और झूमना बस शौक थे 2 ही मेरे, घूमना और झूमना बस शौक थे 2 ही मेरे, क्या करूं ऐ दोस्त मेरे 60 पैसे हो गए। वाह, क्या करूं ऐ दोस्त मेरे 60 पैसे हो गए। आए हैं अब मैं कर सकता हूं इन दोनों में से बस एक काम, पेट्रोल और चर्स के रेट एक जैसे हो गए। दोनों के रेट एक, जब मैं घूम लूं या झूम लूं। ये अच्छी बात है, या घूम लें या झूम लें। हाय हाय, अर्ज करता हूँ जी कि इतने रुपए मैं लाऊं कहाँ से कोई बताए, इतने रुपए मैं लाऊं कहाँ से कोई बताए, मीटर न काट दे मेरा लेस्को यही है गम, मीटर न काट दे मेरा लेस्को यही है गम, गालिब की तरह लिखूं कसीदा मैं शाह का,
गालिब की तरह लिखूं कसीदा मैं शाह का, जालिब की तरह या मैं सहे जाऊं हर सितम, जालिब की तरह या मैं सहे जाऊं हर सितम, गुर्दे भी अपने बेच के बनता नहीं है काम, गुर्दे भी अपने बेच के, गुर्दे भी अपने बेच के बनता नहीं है काम, बिजली का बिल ज्यादा है गुर्दों के रेट कम, बिजली का बिल ज्यादा है गुर्दों के रेट गुर्दों कम। के दाम हाय, हाय, हाय। कम। रोए यहाँ से आपकी मर्जी। सही बात है। समझ नहीं हमने तो बात खोल के रख दी है। एक और सुन लीजिएगा। है मुब्तलाए दर्द मेरा दिल मैं क्या करूं, वाह वाह। है मुब्तलाए दर्द मेरा दिल मैं क्या करूं, है मुब्तलाए दर्द मेरा दिल मैं क्या करूं, ले लेंगे जान हाय मेरे बिल मैं क्या करूं। कईयों ने जान दी। जी 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 बिल्कुल। अभी आप बता रहे जी बता रहे प्रोमो में, हाय हाय ले लेंगे जान हाय मेरे बिल में क्या करूं, बच्चे के बात बात पे पिटते हैं खाम खा, कहीं तो वो होना ही है ना कैथारसिस। जी 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 सही बात है, कहीं निकलेगा, कहीं तो निकलेगा। बच्चे बच्चे के बार बार बच्चे के बात बात पे पिटते हैं खाम खा, बेगम से यूं ही रहती है किल किल मैं क्या करूं, बेगम से यूं ही रहती है किल किल मैं क्या करूं, है मुब्तलाए दर्द मेरा दिल मैं क्या करूं, ले लेंगे जान हाय मेरे बिल मैं क्या करूं। वाह वाह। बिजली के निर्ख हद से तजावुज हैं कर गए, बिजली के निर्ख हद से तजावुज हैं कर गए, कैसी है सख्त आ पड़ी मुश्किल में क्या करूं। है आपके पास कोई तरीका? कोई तरीका नहीं। कैसी है सख्त आ पड़ी मुश्किल में क्या करूं, 40,000 है मेरी पेंशन बता मियां, 40,000 है 40,000 है मेरी पेंशन बता मियां, 80,000 बिजली का है बिल मैं क्या करूं, 40,000 है मेरी पेंशन बता मियां, ओ मियां 80,000 का है, 80,000 बिजली का है बिल मैं क्या करूं, अब तो कोई उधार भी देता नहीं मुझे। सही बात है। अब तो आपको शायद दे देता हूँ। नहीं अब तो कोई उधार, अब तो कोई उधार भी देता नहीं मुझे, पूरा लगा के देख लिया टेल मैं क्या करूं। सही बात है। पूरा TILL टेल, दिस इज नॉट TILL बट दिस इज पंजाबी वाला टेल। पूरा लगा के देख लिया टेल मैं क्या करूं, पूरा लगा के देख लिया टेल मैं क्या करूं, और गीलानी 5 मरले का मेरा मकान है, गीलानी 5 मरले का मेरा मकान है, कोई प्लाजा वाजा ना मिल विल मैं क्या करूं, कोई प्लाजा व्लाजा ना मिल विल मैं क्या करूं। मिल विल हो कोई प्लाजा व्लाजा हो, चलो ठीक है, 80,000 का बिल आ गया। हाय हाय बच्चे के बात बात पे पिटते हैं खाम खा, बेगम से यूं ही रहती है किल किल मैं क्या करूं, है मुब्तलाए दर्द मेरा दिल मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। बहुत खूब गिलानी साहब, बड़ा बड़ा खूबसूरत आपने लिखा है, जो पोएट्री आपने लिखी है। हंसे रोए, वाकई ये तो खूबसूरत हाल है। आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। पोएट्स का यही होता है जी कि उन्होंने तो बात कर देनी होती है किसी भी पैरा ऐसे। असल में ये कहका जो है ना, इसको निचोड़े तो आंसू ही निकल आते, यही है मिजाज जो है ना, तंजो मिजाज। तो गिलानी साहब अब तक कितना ज्यादा बिल आपको आखिरी के बहुत ज्यादा मेरा आखिरी बिल जो भी 50,000 आया। 50,000 आया, यानी 80,000 तो मैंने दोस्त हमारे अजीज का आया, सिस्टर का आया मेरी, तो 50,000 मेरा बिल जो अभी हमने अदा। और गिलानी साहब कितना आता रहा है? इतना अभी जरा थोड़ा सा हो गया, AC जी 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 बहुत ज़्यादा बिल है गिलानी साहब। अच्छा गिलानी साहब, अभी आप जैसे पहले बात कर रहे थे कि माशाल्लाह 70+ आप एज है और आपने मुख्तलिफ अदवार देखे,
सियासी हालात आपके सामने रहे, तो क्या इसी तरह की सिचुएशन हर दौर में ही रही, लोग महंगाई से खुदकुशियां करते रहे? जी जी होता रहा है, लेकिन नहीं इस तरह नहीं। इस तरह नहीं। जो अब सिचुएशन है जी, उस वक्त लोअर मिडिल क्लास तबका या उससे तरह जो कम लेवल के लोग थे, वो इस तरह होता था। कभी कभी कोई कसीरुल अयाल हैं, जॉबलेस हैं, कोई बिजनेस नहीं है किसी का, तो ये कभी शाद और नादर वाक़यात होते। अब तो अक्सर सुनने में आता है। और इस वक्त जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तबका है ना, वो उस खत्ते गुर्बत पर पहुंच चुका है। बिल्कुल। मैनेज नहीं हाँ जी, अगर 2 वक्त 3 वक्त का जो खाना खाता था वो 2 वक्त पे। तो गिलानी साहब, आपने ये तो बिजली के ज़्यादा बिल आने पर शायरी होगी, जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी उस हवाले से भी कुछ सुनाएंगे आप? हाँ, मैं सुना देता हूँ आपको। बल्कि मैं ओवरऑल आपको महंगाई पे ही सुनाता हूँ। प्लीज सर। कि क्या इतनी करें, महंगाई है, क्या करें। हाँ जी, अजीम साहब के भी दिल का हाल यही है, मेरे दिल का भी हाल यही है, अवाम के दिल महंगाई से तो हर कोई परेशान है, हर कोई मुतासिर है। तो और इस पे हंसना या रोना है ये आप पे डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना, रो के गुजार लें या हंस के गुजार लें, आप पे डिपेंड करता है। हाँ, रोकर गुजार या इसे हंस के गुजार। सर्दी विच किंज पिंडा ठकीए, वाह वाह, लंडा भी ते महंगाए, हर हांडी दी जान खवांदा, गंडा भी ते महंगाए, गैस दे बिल भी भर भर थक गए, फिर भी गैस ते आउंदी नहीं। गैस दे बिल भी भर भर थक गए, फिर भी गैस ते आउंदी नहीं। चुल्ला किदां बालिए, लकड़ी डंडा भी ते महंगा है, चुल्ला किवें बालिए, लकड़ी डंडा भी ते महंगा। सब्जियां दालां अत मचाई, कुकड़ी भी वसों बार हुई। सब्जियां दालां अत मचाई, कुकड़ी भी वसों बार होई। ऑमलेट भी हुण खा नहीं सकदे, अंडा भी ते महंगा है, ऑमलेट भी हुण खा नहीं सकदे, अंडा भी ते। छोटा ते चौधरी होरां दे घर भी ईदी पकदा सी, वड्डा भी हुण खा नहीं सकदे, संडा भी ते महंगा है, वड्डा भी ते खा। दुध लई मझ ते रख लईए, पर मझ भी रखनी सौखी नहीं। खल बनौला पट्ठे महंगे, वंडा भी ते महंगा। आखिरी बात कि किथे पार गमां दा तोला, हाकमां दे विच वंडावां। गीलानी जी गड्डी महंगी, कंडा भी ते महंगा है, गीलानी जी गड्डी महंगी, कंडा भी तो महंगा है, अंडा भी तो महंगा है, लंडा भी और संडा भी तो महंगा है। बहुत खूब गिलानी साहब, बड़ी खूबसूरत शायरी। और सही बात में जो कहते हैं ना कि वाकई में जो हालात हाजिर हैं और हालात हैं, उनको शायरी का रूप दिया गया। में बयान कर दिया। लाहौर में बैठे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो पंजाबी जुबान में मैंने कहा जरा पंजाबी जुबान, ताकि हमारे पंजाबी लोग भी सुने। हमने खुद बड़ा एंजॉय किया गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। अभी नाज़रीन हम लोग खुशियां भी खेरी, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे में खुशी के चंद लम्हात मिल जाना, के माहौल में चंद लम्हे हंस लेंगे तो चलें, ये भी एक सदका ही है, दिल को सुकून और राहत है। जनाब, हमारे प्रोग्राम की रिवायत है कि हम जी नौजवान टैलेंट को फ़रोग़ देते हैं, और हमारे साथ ऐसा ही एक यंग टैलेंट मौजूद है। हुंज़ा की एक खूबसूरत सी लड़की हैं और बड़ी मीठी सी आवाज़ है, जिन्हें हुंज़ा की आबदा परवीन भी कहा जाता है। और मेहमान उनका गाना है जो जी हाइप पकड़ चुका है और उससे उन्हें मकबूलियत भी मिल रही है। फोक स्टूडियो सीज़न 15 का ये गाना है, तो अब वो हमारे साथ मौजूद जी बिल्कुल। तो नौरीमा खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नौरीमा रेहान अस्सलाम वालेकुम। नौरीमा, कैसी हैं आप? कैसे हैं? I'm good। नौरीमा, आपने माइंड तो नहीं किया मैंने आपको नौरीमा खान कहा? नो यार, सब इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इट्स नौरीमा रेहान। नौरीमा रेहान। यस नौरीमा, कैसी हैं आप और कैसा महसूस कर रही हैं? आपका मेहमान गाना बुलंदियों को छू रहा है।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो कोक के गाने के बाद ऑफ कोर्स आई वाज सो एक्साइटेड एंड आई एम सो हैप्पी राइट नाउ एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एक्चुअली। अच्छा नौरीमा, ये आगाज़ कैसे हुआ कि आप दरिया, समंदर, वादियाँ देखते देखते, गाने गाते गाते कोक स्टूडियो का सफ़र आपने तय कर लिया? ये सफ़र कैसे तय किया, कैसे मुमकिन हो सका? ओके सो मेरा एक गाना वायरल हुआ था तो उसके बाद ही वो चीज़ काफ़ी इंडिया में वो एक्चुअली वायरल हुआ था, वो गाना इन आँखों की मस्ती। वो गाना भी इंडियन ही है। तो उसके बाद फिर काफ़ी जो मुझे ऑफर्स आए हैं एंड देन कोक स्टूडियो का भी तभी मुझे इसी के बाद ही मुझे आया था। तो नरीमा, हम ये कह सकते हैं कि आपकी वजह शोहरत इन आँखों की मस्ती जो गाना है वो बना? यस एग्जैक्टली। और हमें ये भी इतलात मौसूल हुई कि जी किंग चार्ल्स की जो कोरोनेशन सेरेमनी है वहाँ पर वर्चुअली आपने जो उनका कॉन्सर्ट होता है वहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, उस बारे में भी बताइएगा और फिर इसके बाद हम आपसे कुछ सुनेंगे भी। यस तो वर्चुअली जो मैंने कोरोनेशन कॉन्सर्ट में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की थी वो भी वायरल होने के बाद ही, जो मेरा गाना वायरल हुआ था उसी के बाद ही बीबीसी के थ्रू, एक्चुअली बीबीसी पे भी मैंने एक मेरे पूरे लाइफस्टाइल पे एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी, तो उसके बाद ही उन्होंने मुझे बीबीसी के थ्रू ही कांटेक्ट किया था एंड देन मैंने उसमें गिव मी अ हायर लव के नाम से एक गाना है, तो उसमें आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान। यस वेरी नाइस। अच्छा नौरीमा, हमारे पास वक्त कम है और मुकाबला भी सख्त है और सुनना भी चाहते हैं हम आपको, तो इतनी प्यारी आवाज़ हो तो आप जो चाहें सुनाना हमें सुना सकती हैं। ओके सो मैं बेसिकली गज़लें ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, ओल्ड गज़लें, तो नरीमा बस आप खरी खरी मत सुनाइएगा, इसके अलावा जो मर्जी इन आँखों की मस्ती से ही चलें, जहाँ से आपने आगाज़ किया था हमें वही सुना दो। ओके अच्छा, इन आँखों की मस्ती। इन आँखों की मस्ती के मस्तान हजारों है, मस्तान हजारों है, इन आँखों की मस्ती के। एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवान हजारों है, दीवान हजारों है, इन आँखों की मस्ती के। बहुत खूब नरीमा, बड़ी खूबसूरत आवाज़, बहुत ही खूबसूरत गुनगुनाया आपने। आपको पता है माहम मेरी जो कोस्ट है भी बहुत अच्छा गाती हैं। बड़ी सूदिंग और बड़ी ही मीठी आवाज़ है और कानों में रस घोल रही है। अपनी बात करें मैं कुछ सुना दे माहम। नरीमा आप जज कीजिएगा, अभी चंद लाइनें आपकी पेश खिदमत है माहम की तरफ से। अच्छा ऐसे मौके पे ना आपको समझ नहीं आती कि आप कौन सा गाना गाएं, और जब इतनी खूबसूरत आवाज़ सुने तो थोड़ा सा इंसान मुकाबले में आ जाए। थैंक यू सो मच। यही सुना दो। एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा, इन आँखों से वाबस्ता दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ती हजारों हैं। वैसे थोड़ी सी कंफ्यूज माशाल्लाह जब शुरू हो जाती है फिर ये रुकती नहीं है गाना गाने की ब्रेक नहीं लगती है। नरीमा लिरिक्स को छोड़ के गानों को नंबर दे देना, गायकी को नंबर। लिरिक्स मेरे थोड़े आगे पीछे हो गए। It's 10 out of 10। 10 out of 10 नहीं मैं एक्चुअली ना मैं वैसे शिवरिंग कर रही हूँ कि इतना अच्छा टैलेंट हो और जब इतना अच्छा गाना गा रहे ना तो थोड़ा सा आप तो कॉम्प्लेक्स का शिकार हो ही जाते हैं। अभी ये कंपटीशन चल रहा है बड़ा सख्त, वैसे है नहीं लेकिन मैंने बना दिया है। जी आपने बना दिया। आप कोई 2 लाइनें वापसी, अगर इसी गाने के जवाब में कोई 2 लाइनें तुम बना दें।
जुगलबंदी। जी नोरीमा, आवाज सुन रही हैं आप? आवाज आ रही है? जी जी, या अभी आ रही है। मैं कह रहा हूँ अजीम कि चाह दो रहे हैं कि लाइनें आप ना गुनगुना रद्द दें। अमल में कुछ अब गुनगुना दें। इन्होंने ना हमारा कंपटीशन शुरू करा दिया। ओके, अच्छा एक और सही है। तो मुझे एक और गज़ल बहुत पसंद है। जी साहिल पे खड़े, सजाद अली का है। जी जी, बहुत खूबसूरत, प्लीज। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत खूब। रोहिमा, जैसी वैसे माशाल्लाह आपकी आवाज़ है, कहा यह जाता है कि जी आवाज़ में जो दर्द है और आवाज़ में जो प्योरिटी आती है उसके पीछे कोई लंबी कहानी होती है। तो क्या आपकी भी कोई स्टोरी है ऐसी? और आप तो वादियों में बैठ के गाती हैं। ऐसी वैसी तो कोई स्टोरी नहीं है, बस बचपन से ही शौक था, बचपन से ही गाती हूँ और ज़्यादा अटैचमेंट जो थी ओल्ड गानों से ही थी। तो बस उन्हीं चीज़ों को लेके, उन्हीं गानों को लेके लता जी हुए और भी बहुत सारे हमारे लेजेंड्स हैं, उनके गाने सुन के उनको कॉपी करने की कोशिश की एंड देन अभी भी करती हूँ। तो बस यही है। सही, तो लेजेंड्स को सुन सुनकर आपने जी गाना शुरू किया है और वादियों से गाते गाते कोक स्टूडियो का सफ़र किया। बहुत शुक्रिया नौरीमा रेहान, आप सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। बहुत ही मीठी और सुरीली आवाज़ और मुस्तकबिल के लिए आपके लिए ढेरों दुआएं कि ऐसे तरक्की करें और गाती रहें और कानों में रस घोलती रहें। वक्त कम था, वरना मेरा एक बड़ा ज़रूरी सवाल रह गया। नौरीमा, वरना मैंने आपसे भी गाना सुन लेना था। नाम के बारे में आपसे मैं ब्रेक में गाना सुनती हूँ। नाज़रीन, कराची के इलाके कारसाज रोड पर पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे से मुतल्लिक कुछ अपडेट्स हैं, वो जान लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ सिंध शुएब बर्नी मौजूद हैं। शुएब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ये डेवलपिंग स्टोरी है, मजीद क्या इंकशाफात हुए हैं? जी देखिए, ये जो कारसाज पे तेज रफ्तार खातून सवार ड्राइवर ने जो मोटरसाइकिल सवार माँ और मतलब बाप और बेटी को कुचला है, इसके बाद से जो है इस केस में तफ्तीश का सिलसिला जारी। आईजी सिंध ये कहना है कि इस मामले के लिए हम कोशिश करेंगे कि मजीद इस केस को मजबूत से मजबूत तर बनाया जाए, ताकि इस पे जो सिविल सोसाइटी और शहरियों में जो खौफ और फिजा की एक सवालात जन्म ले रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ दिन दिहाड़े, और जिस तरह से खातून सवार ड्राइवर ने टक्कर मारी और फिर उनको पकड़ा गया, और उसके बाद वो जो उनको अपने किए का उस वक्त तक ये भी नहीं था कि उनसे कोई गलती हुई है, और वो बिल्कुल इस तरह से बिहेव कर रही थी कि जैसे वो उनसे कोई गलती नहीं हुई। लेकिन उसके बाद कल जब जिना अस्पताल की रिपोर्ट आई है, उसमें यह है कि इनके साथ कोई मेंटल इशू नहीं है और इनकी तबीयत ठीक है। पहले ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि इनके साथ कोई मेंटल इश्यूज हैं और उस वजह से इनसे हादसा हुआ, लेकिन अब ये चीज जिना अस्पताल की रिपोर्ट में आ गया है। अब इस वाकये के बाद से जो है फाइंडिंग्स मजीद चल रही हैं इन खातून। लेकिन शुएब, जैसे कि आपने कहा कि अब ये क्लियर हो चुका है कि कोई मेंटल इशू नहीं है, तो इस तरह के वाकयात को ये तर्ज देने की कोशिश क्यों की जाती है, जहनी मरीज साबित करने की कोशिश की जाती है, इसके पीछे क्या वजह होती है? देखिए, इसके पीछे बुनियादी वजूहात यही होती है कि जो हादसा करने का जिम्मेदार होता है उसको ये शक का फायदा और उसको ये कोशिश की जाती है कि किसी तरह वो बेनिफिट से फायदा उठा ले। इस केस में भी इब्तिदा में देखें आप, इनके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं है खातून के पास। इनके पास बताया ये जाता है, जो कि बुकला बता के बरतानवी पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अच्छा, वो भी वो पुलिस वालों कहते हैं कि वो भी हमें नहीं दिखाया गया। हमें कहा गया था कि इनके पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी नहीं शो किया गया। पहले इसमें 300 की दफा लगा, बाद में कत्ले खता की 322 की दफा को ऐड किया गया, और वो इसलिए किया गया कि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस खातून के पास नहीं है। अब खातून की जेल कस्टडी भी कर दी गई है। अब खातून जो है इस वक्त कराची के सेंट्रल जेल में है,
लेकिन क्योंकि ये बाअसर शख्सियत है, बाअसरतून है, तो इनके लिए अच्छा शोएब भाई, ये भी इतलात आ रही थी कि जब ये हादसा हुआ तो जो खातून हैं उनके खावंद भी उनके साथ मौजूद थे, तो क्या उनके खावंद मौके पर मौजूद थे? और ये बताइएगा कि उनका मौक़िफ़ क्या है सारे वाक़े को लेकर? जी देखिए, उनके खावंद तो उस वक्त गाड़ी में तो हादसे के वक्त तो मौजूद नहीं थे। कल जब वो जेल जा रही थी तो जेल उनको वो वहाँ रुखसत करने के लिए आए थे। जब अदालत में सिटी कोर्ट में इनकी पेशी हुई, उस पेशी के बाद इनको जेल कस्टडी हो गई है। जो इनके जो मुद्दई के वकील हैं वो भी ये कहते हैं कि हम ये केस चलाएंगे, चाहे इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, क्योंकि अमूमन ट्रैफिक हादसात में ये भी चीज़ देखने में आती है कि दियत ठीक है जी, मुलजिमा को जेल भेज दिया गया है। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेंगे अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। शोएब बन्नी का बहुत शुक्रिया। मुझे और बाहम को आज के प्रोग्राम से इजाज़त है। जी बिल्कुल, कल फिर हाजिर होंगे और इन्फॉर्मेटिव और मुख्तलिफ मौज़ूआत के साथ। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, और अभी के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।